हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स इनके बारे में डिस्कशन की। अब हम चाहते हैं कि हम देखें कि इसके वेलोसिटी भी क्या होती है। इसके वेलोसिटी का अपने आप में ये मतलब है कि किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से उस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दीजिए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाए। अगर ऐसा हो पाया तो जिस वेलोसिटी से हमने उस बॉडी को प्रोजेक्ट किया उसी वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। मतलब मान लीजिए सरफेस ऑफ अर्थ ये है, यहाँ से मैं एक बॉडी को कोई वेलोसिटी दूं तो ये वेलोसिटी इतनी हो कि अर्थ की जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है इससे बाहर चली जाए। अगर ऐसा हो पाया तो हम इस वेलोसिटी का नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको उसकी जानकारी देने के लिए मैं बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये अर्थ है, सपोज लेट अस सी दिस इज द अर्थ। इसका कोई रेडियस r है, इसका कोई मास m है। अब अगर हम अर्थ के सरफेस से मान लीजिए एक बॉडी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, सपोज एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया और अर्थ की सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड ये है, तो अगर ये बॉडी इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर सकती है तो तब इस वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, राइट। देन दिस विल बी कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। और इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कह रहे हैं उसको हम इसके सरफेस से कह रहे हैं, अर्थ के सरफेस से कह रहे हैं। तो अगर ये बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई तो फिर ये वापस अर्थ में नहीं आ सकती। द बॉडी कैन नॉट कम बैक टू द अर्थ सरफेस अगेन इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल वाली रीजन से वो बाहर चली गई तो अब उसको कोई चीज अट्रैक्ट कर नहीं सकती इधर की तरफ। दैट इज, इसी को हम कहते हैं इट हैज गॉन इनटू द स्पेस। समझ आए? तो स्पेस की एंट्री कराने के लिए हमें अर्थ के सरफेस से जो वेलोसिटी देनी होती है उसको हम कह रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। और आपको सिर्फ इसकी यूटिलिटी के बारे में पढ़ना है, डेरिवेशंस अभी नहीं पढ़ने। तो आप इसकी फॉर्मूला याद रख लीजिए, √2gr, वेयर r इज रेडियस, g एज यूजुअल यू नो। तो अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल दें, 2 × 9.81 इंटू r इज 6.4 × 10⁶। r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी हाई वेलोसिटी चाहिए अगर हम किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब देखिए, ये मत समझिएगा कि मान लीजिए मैं यहाँ से एक रॉकेट को लॉन्च कर रहा हूँ। लेट अस से दिस बी ए रॉकेट। मान लीजिए एक रॉकेट है, तो जब इसको मैं लॉन्च करके सपोज इसको स्पेस में भेजना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस रॉकेट को यहाँ पर इतनी वेलोसिटी दें। प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं कि रॉकेट की वेलोसिटी को ग्रेजुअली बढ़ाते रहते हैं, राइट। और जब ये एटमॉस्फेरिक लेवल को क्रॉस करने के आसपास आ जाती है, मतलब व्हेन इट गोज टू ए ग्रेटर हाइट, तब हम उसकी वेलोसिटी कम से कम इतनी जरूर कर दें। अगर इतनी कर पाए या इससे ज्यादा कर पाए तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी, राइट। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि रॉकेट को आप अर्थ के सरफेस से इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करिए। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू लॉन्च एनी बॉडी विद सच ए हाई वेलोसिटी। समझ आया? तो ये बात याद रखिए कि रॉकेट की लॉन्चिंग में तो हम ग्रेजुअल लॉन्चिंग करते हैं, स्लोली उसकी स्पीड बढ़ाते रहते हैं। जब वो एटमॉस्फेरिक लेवल के पास पहुंचती है, एंड ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेवल के आसपास होती है, तब हम उसकी वेलोसिटी एटलीस्ट इससे ज्यादा कर देंगे ताकि वो ग्रेविटी पुल से बाहर चली जाए। समझ आया? दिस इज द प्रिंसिपल टू एस्केप ए बॉडी फ्रॉम दिस अर्थ ग्रेविटेशन। ये है हमारी एस्केप वेलोसिटी। ऐसे देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी का थोड़ी देर पहले जब हमने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था तो आपने इसको कैसे पढ़ा था? आपने इसको पढ़ा था √Gm/r + h, ये आपने पढ़ा था, राइट। तो अगर
अगर मैं बोलूं कि अगर h बहुत छोटा हो r के कंपैरिजन में, इफ h इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू h, तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले को हम लिख सकते हैं देन दिस सेम थिंग वी कैन राइट vo इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। लेकिन g स्मॉल g के बारे में हम जानते हैं कितना है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहां से बच्चे अगर आप जी एम की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो गया आपका जी आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एम। अब इस जी एम की ये जो जी आर स्क्वायर वैल्यू है, इसको यहां अगर सब्सटीट्यूट कर दें बैक हियर, तो वी ओ कितना हो गया जी, अंडर रूट जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो दिस बिकम्स अंडर रूट जी आर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। लेकिन ये कंडीशनल है कि तब h जो है वो r से बहुत छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स याद रखिएगा कि दिस इज वैलिड इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू r। ठीक है, तो अब अगर आप इनको कंपेयर करें, देखिए इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, इसके वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी से कंपेयर करके देखिए, आपको दिखेगा कि जो इसके वेलोसिटी थी उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसके वेलोसिटी आपने ये निकाली है, राइट, ये निकाली है। इसको आप ऐसे लिख लें अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट जी आर, और ये जो अंडर रूट जी आर है यही तो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो अब आप इसको लिख लें दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन escape velocity and orbital velocity. Relation between escape velocity and orbital velocity, ये याद रखिए आप। ठीक है, देख लीजिए, आप गौर कर लीजिए। जिस तरह से हमने बॉडी को लॉन्च किया, जब बॉडी को लॉन्च किया उसको मिनिमम इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए, और अब इसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और फिर हमने वीओ की वैल्यू को कंपेयर किया इससे कि कितना होगा, जिससे हमें रिजल्ट मिला दिस इज अंडर रूट 2 टाइम्स दी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, आइए कुछ और भी करते हैं। देखिए नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट, लेट अस से हम इसको कैंसिल कर दें पहले। ओके, आइए अब हम बात करते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ ऑफ आई एम सॉरी प्लैनेटरी मोशन। To discuss Kepler's law of planetary motion, you must to remember first that there are 3 laws enunciated by Kepler's फर्स्ट लॉ के बारे में पहले बात करिए। फर्स्ट लॉ इज every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of its foci. Foci is the plural form of focus. Foci का मतलब more than one focus, plural form of focus. ये जो चीज़ हमने लिखी, ये जो चीज़ केप्लर्स ने हमें दिया, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये कहता है कि इमेजिन करिए कि ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। एक एलिप्स के बारे में अगर आप थोड़ा जानते हो तो सपोज दिस इन एलिप्स। अब देखिए इस एलिप्स की, किसी भी एलिप्स की 2 फोकस होती है। तो एलिप्स की सबसे पहले ये जो बड़ी वाली एक्सिस है ना, इसका नाम होता है बच्चे मेजर एक्सिस।
मेजर एक्सिस, और ये जो छोटी वाली है दिस इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस। ओके, तो हर एक एलिप्स की दो फोकस होगी, एक फोकस सपोज यहां पर है और एक फोकस यहां पर होगी, और ये दोनों फोकस नेसेसरीली मेजर एक्सिस के ऊपर होंगी। ओके, अब आपको ऐसे याद रखना है कि सन इनमें से कहीं एक जगह होगा। मान लीजिए सन यहां पर है, अपनी जगह पर स्टेशनरी है, दिस इज सन, और जो प्लैनेट है वो इसी एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती रहती है। लेट अस से कि मान लीजिए प्लैनेट यहां पर है, दिस इज प्लैनेट, तो प्लैनेट इस तरह से इस ऑर्बिट में घूमती रहेगी और सन अपनी जगह स्टेशनरी रहेगा, सन रिमेन्स स्टेशनरी, और प्लैनेट इसके अराउंड ऐसे घूमती रहेगी। और आप गौर से देखिएगा कि जब ये प्लैनेट यहां था तो ये इतनी ज्यादा डिस्टेंस दूर था सन से, और जब ये इधर आया तो अब सन से इसकी डिस्टेंस देखिए कम होती जा रही है ना। जब प्लैनेट मान लीजिए यहाँ आया डिस्टेंस इतनी हो गई, जब प्लैनेट यहाँ आया डिस्टेंस इतनी हो गई, जब प्लैनेट यहाँ आया डिस्टेंस इतनी हो गई, जब प्लैनेट यहाँ आया डिस्टेंस इतनी हो गई, और फिर जब प्लैनेट दूर जाने लगा अब ये डिस्टेंस बढ़ने लगी। आप देखिए, तो ये जो डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से वो हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है। एक बात ये याद रखना है आपको, और ये जरूर याद रखना है कि सन स्टेशनरी होती है अपनी जगह पर एक फोकस पर, और प्लैनेट उसके अराउंड ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता रहता है। इस ऑर्बिट का नाम हम देते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज एलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज द फर्स्ट लॉ, राइट। अब सेकेंड लॉ की तरफ जाते हैं कि सेकेंड लॉ क्या चीज है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। नाउ we'll talk about second law. The second law is, what is the second law? The radius vector joining the sun to the planet, radius vector joining the sun to the planet sweeps out equal area in equal interval of time. You might not have this detail of the Kepler's law in your book. मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे, जब आप 11th क्लास में आएंगे, तब आपको इसकी यूटिलिटी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यू मस्ट बी अवेयर फ्रॉम वेरी प्रीवियस स्टेज कि क्या लॉ है, उसकी कैसे यूटिलिटी है, वो मैं आपको थोड़ा सा प्राइमरी नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ, राइट। आइए देखिए, ये अब स्टेटमेंट ऑफ द लॉ है। अब स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए, उसने एक नाम बोला है द रेडियस वेक्टर। अब किसकी रेडियस वेक्टर जी? जॉइनिंग सन टू द प्लैनेट, राइट। ये तो हो गए दो इंफॉर्मेशन। अब एक्शन क्या है? उसने बोला है स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये एक्शन है, मतलब किसी प्लैनेट और सन के बीच का जो रेडियस वेक्टर होगा वो हर इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा। दिस इज द स्टेटमेंट। उसको हम पिक्चराइज करके दिखा देता हूं मैं आपको कैसे होगा। इमेजिन करिए, ये सपोज एक एलिप्टिकल पाथ है हमारी, लेट अस से दिस इज एन एलिप्टिकल पाथ। अब इस पाथ में ऐसे एज्यूम करिए कि सन यहां पर है, लेट अस से सन बी हियर, दिस इज द सन। और ऐसे एज्यूम करिए कि मान लीजिए प्लैनेट है यहां पर, लेट अस से दैट दिस इज द प्लैनेट। ओके, तो अब जो ये वाली लाइन हुई, देखिए जो ये वाली लाइन हुई, दिस इज द रेडियस वेक्टर
joining the sun to the planet. याद रखिए, this is radius vector joining sun to planet. ओके, नाउ तो मान लीजिए कि एक टाइम इंटरवल में, सपोज एक टाइम इंटरवल t में ये प्लैनेट यहां से यहां आ गई, पोजीशन 1 पे से पोजीशन 2 पे आ गई। प्लैनेट इस तरह से यहां पर आ गई। तो जब ये प्लैनेट यहां पर आ गई तो आपको दिखना चाहिए कि ये रेडियस वेक्टर भी तो यहां पर आ गया। जो ये वाली रेडियस वेक्टर थी वो यहां आ गई, ठीक है। तो इस रेडियस वेक्टर ने अब दरअसल देखिए इतना एरिया स्वीप किया। दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इन टाइम t, जिसको हमने बोला a1। अब एक दूसरी सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए जब हमारा प्लैनेट कभी यहां होता, पोजीशन 3 पे होता, अगर होता तो अब आपकी रेडियस वेक्टर ये होती और उसी t टाइम के लिए इसको अब मूव करना होता। तो स्टेटमेंट के हिसाब से मान लीजिए वो यहां पर आ जाता, इस तरह से पोजीशन 4 पर आ जाता हमारा ही प्लैनेट। तो अब जो एरिया स्वीप हुआ वो देखिए ये वाला हुआ उसी टी टाइम पे। इस एरिया को बोल दीजिए A2। तो लॉ ये कह रहा है कि ये जो एरिया हुआ था और ये जो एरिया हुआ है ये दोनों सेम रहेगा। दिस इज द लॉ, राइट। तो आप बोलेंगे कि A1 और A2 सेम है इन सेम टाइम इंटरवल। ओके, ये आपका एरिया का इंफॉर्मेशन है लॉ में। लेकिन देखिए मैं एक हट के अलग बात करना चाहता हूं आपसे कि उतनी ही देर में ये प्लैनेट ने यहां पर तो सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया, जबकि उतनी ही देर में इस प्लैनेट ने देखिए कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि मैं ऐसे समझूं कि यहाँ की वेलोसिटी कम थी प्लैनेट की, यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तभी तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया एट द सेम टाइम। तो फिर ये हुआ कैसे यहाँ की वेलोसिटी कम और यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा हो गई, कैसे ऐसा हुआ होगा? अगर मैं वो देखना चाहूँ, देखिए जब ये प्लैनेट यहाँ पर थी, मान लीजिए कि ये वाला डिस्टेंस r1 था, मान लीजिए यहाँ की जो वेलोसिटी थी ये सपोज v1 था, सपोज मान लेते हैं। प्लैनेट का ये वाला वेलोसिटी इधर की तरफ v1 था, ये मास ऑफ द प्लैनेट है मान लीजिए, और ये वाली मास ऑफ द सन है मान लीजिए। तो जब प्लैनेट यहां पर था तो देखिए इस जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स था g मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर। ये था किधर? ये था इधर के तरफ ऐसे। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। लेकिन अगर प्लैनेट अपने आप को ना बचाता तब तो प्लैनेट इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से सन के अंदर चला जाता। तो इसका मतलब प्लैनेट भी तो इधर की तरफ कोई फोर्स लगाता होगा अपने आप को बचाने के लिए, इस फोर्स से। उसका नाम क्या हुआ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ जी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या हुआ? ये हुआ मास ऑफ द प्लैनेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1। ठीक है, मैंने आपसे जिक्र किया था कि किसी भी हालत में सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, मान लीजिए मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, तो क्या आएगा? देखिए आइए, तो अगर मैं उन दोनों को बराबर कर दूं तो आप बोलेंगे कि m प्लैनेट इंटू v1 का स्क्वायर बाय r1 इज इक्वल टू g मास ऑफ द प्लैनेट मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर। ये हमारी एक्सप्रेशन थी ना। यहाँ से मास ऑफ द प्लैनेट को कट कर लीजिए, एक r1 भी कट हो गई, तब आपके पास v1 आ गया बच्चे अंडर रूट ऑफ
जी मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय r1। चेक करिए, ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। और यहां से देखिए आपको ये पता चला कि ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है ना, तो यहां से पता चला कि v1 होगा अंडर 1 अपॉन अंडर रूट r1 का प्रोपोर्शनल। ये होगी वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन। आप देखें एक बार, ओके देख लीजिए। यहां इन दोनों को हमने बराबर किया, जो कैंसिल हो सकते थे किया, और v1 की वैल्यू निकाली। न्यूमरेटर वाला पार्ट कांस्टेंट था, तो हमने बोला v1 इज इनवर्सली टू अंडर रूट ऑफ r1, राइट। अच्छा, अब थोड़ा दूसरे सिचुएशन पे जाते हैं। देखिए, तो अगर प्लैनेट यहां होता तब सपोज उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता, तब सपोज ये जो रेडियस वेक्टर होता ये r2 होता। तो अगर ऐसा होता तो तब क्या होता देखिए, तो तब हम बोल पाते, गौर से देखिएगा प्लीज, इस केस में फॉर v2 अगर मैं बोलूं तो इसी के हिसाब से मैं बोल सकता हूं v2 होता बच्चे अंडर रूट g मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय r2, यानी आपका v2 होता इनवर्सली टू अंडर रूट ऑफ r2। ये होता आपका v2, प्लीज चेक करिए, ये होता आपका r1। अब आप ठीक से देख सकते हैं कि बट r2 इज लेस देन r1, आपको दिख रहा है ना, दिस इज लेस देन दिस है। तो अगर ये लेस देन ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि v2 देयरफॉर ग्रेटर देन v1। इसका मतलब जब भी प्लैनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है तो उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली वेरी होती रहती है ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दी सन। सन से जो उसकी डिस्टेंस है वो चेंज होती रहती है, ओके। ये सेकेंड लॉ की कॉन्सिक्वेंसेस थी। अब हम जरा थर्ड लॉ की तरफ भी आ जाते हैं कि थर्ड लॉ क्या थी। आइए हम उधर की तरफ भी चलें। अब अगर हम थर्ड लॉ की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट थर्ड लॉ। नाउ थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ ये कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ a planet around the sun is proportional to cube of semi major axis। अब यहां पर भी देखिए दो बातें उसने करी है। एक तो नया नाम यह है कि ये सेमी मेजर एक्सिस क्या है। दूसरी बात जो इसमें आपको याद रखनी है कि जो टाइम पीरियड आप ले रहे हैं वो अराउंड दी सन लेंगे। टाइम पीरियड जो आपने लेनी है वो कहां से लेनी है? अराउंड दी सन लेनी है। तो जब आप अराउंड दी सन लेंगे तो कैसे देखेंगे? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो ये आपकी एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गई, तो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लीज याद रखिए ये वाली चीज आपने अभी बोला था, क्या चीज? मेजर एक्सिस। तो अगर ये मेजर एक्सिस है तो सेमी मेजर का मतलब इसका आधा, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस ये है इतनी, इसको मान लीजिए r। और मान लीजिए प्लैनेट को इधर पूरा एक बार घूमने के लिए टाइम लगता है t। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ दिस टाइम इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी t स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू r क्यूब। दिस कांस्टेंट इज केप्लर्स कांस्टेंट, दिस इज केप्लर्स कांस्टेंट। दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्ड लॉ। एक बार आप देख लीजिए,
इस तरह से हमने थर्ड लॉ की डेफिनेशन के बारे में बात करी। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम थोड़ा जानना चाहें कि केपलर्स कांस्टेंट दरअसल कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, अगर हम इसकी बात भी करें, देखिए कैसे किया जाए। आइए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक प्लैनेट की, सपोज आप ऐसे करें कि मान लें कि ये है अर्थ, रेडियस r है, इसका मास m है, दिस इज द अर्थ। ओके, और ऐसा भी एज्यूम करें कि एक प्लैनेट जो है इसके चारों तरफ घूम रही है। मान लीजिए ऐसा एक सिचुएशन ले लेते हैं, या आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि सन के अबाउट घूम रही है, सपोज ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा भी किया कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लैनेट है और ये अर्थ है, ये प्लैनेट सन के अराउंड तो घूमता ही घूमता है, लेकिन वो अर्थ के अराउंड भी, मतलब अराउंड द अर्थ भी घूमेगा जब उस एक्सिस में वो घूम रहा होगा। तो अब अगर ऐसा हुआ तो देखिए इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स क्या हुई, G इंटू मास ऑफ द सन इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई, लेट अस से दैट ये जो डिस्टेंस है इसको हम ले रहे हैं r, तो ये वो डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। और इधर की तरफ मैंने आपसे जिक्र किया था ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी लगती है, m मास ऑफ द प्लैनेट इंटू v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये दो चीजें लगती है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तभी तो ऑर्बिटल मोशन पॉसिबल है ना, नहीं तो गिर जाएगी वो। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो कैसे करें, देखिए आइए। तो हम बोलेंगे G मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ द प्लैनेट इंटू v1 मत लिखिए, सिर्फ v लिखिए, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। यहां से मास ऑफ द प्लैनेट तो कट गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया जी G मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय R। देखिए एक R भी काट लीजिए, यहां से R भी कट गया आपका। इधर है V स्क्वायर, तो V को आप लिख सकते हैं क्या चीज, V वाज R इंटू ओमेगा, राइट। तो V को आप लिखिए R इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा मैंने आपको बताया है क्या चीज, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी फॉर फुल सर्कल हम क्या लिखें, 2 पाई बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई बाई टी। तो अगर मैं इसको भी इधर इनकॉर्पोरेट कर लूं, आइए देखें, G इंटू मास ऑफ द सन बाई R दिस इक्वल टू R स्क्वायर, एंड दिस ओमेगा के बदले में लिख लीजिए 2 पाई बाय टी का स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए प्लीज, मैंने इसी से ये लिख दिया, ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है बस अभी। अब आप थोड़ा इसको ओपन करें, ब्रैकेट को ओपन करिएगा, तो ये हो गया G इंटू एम एस बाई आर इज इक्वल टू, दिस इज 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ये वाली चीज यहां से आ गई। अब इस वाली चीज को फर्दर थोड़ा सॉल्व करिए। देखिए आइए, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो इस टी स्क्वायर को उधर ले जाइए, और उस साइड से ये सब चीजों को इधर लेकर आइए। तो इधर पहले से आपकी 4 पाई स्क्वायर थी डिवाइडेड बाई G इंटू मास ऑफ द सन, और ये R स्क्वायर और ये R मिलकर हो गई R क्यूब। अब ये जो चीज मिली ना आपको, इसी को आप बोलते हो केपलर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हियर 4 पाई स्क्वायर बाई G इंटू एम एस, दिस इज K एंड दिस इज केपलर्स कांस्टेंट। अब अगर इसकी वैल्यू भी लिख दें हम, so this is 4 into 3.14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई G की वैल्यू लिखिए 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ द सन की जो गिवन वैल्यू है, सपोज वो वैल्यू हमें नोन हो तो ये वैल्यू भी यहाँ लिख दें। इससे आपको केपलर्स कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया?
और देखिए इसमें मैंने आपको एक चीज दिखाने की कोशिश की है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करके भी केपलर्स लॉ की डेरिवेशन तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि आपने बोला ना ये कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट हुआ बच्चे तो ऑब्वियसली टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दिस टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही केपलर्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी था। ठीक है, जस्ट यू मेक श्योर कि चीजें आपको समझ आ गई हैं, और इन्हीं चीज़ों से हम लॉ को डिफाइन भी करते हैं, उसकी यूटिलिटी भी करते हैं, उसकी यूसेज भी करेंगे। पर आपके लिए मैंने ये चीज़ इसलिए कराई है कि कभी भी जब आप हायर क्लास में जाएंगे, 11th क्लास में जाएंगे, तब आपको इनकी बहुत डिटेलिंग करनी पड़ती है। तो किस तरह से किया जाएगा वो आपको प्रीवियसली थोड़ा सा यू शुड बी नोन टू द सब्जेक्ट, राइट। आइए इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट इज, इसको हटा लीजिए। अब देखिए कि अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन बोलूं मैं आपसे, मान लीजिए मैं बोलूं ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज T1 with orbital radius r. How much would be the orbital time if it would have been at twice orbital radius? मान लीजिए ऐसा कुछ होता, if it would have been twice at the orbital radius। एक प्राइमरी क्वेश्चन की मैंने बात करी आपसे, कैसे करते हैं, केपलर्स लॉ का यूज कैसे किया जाता है। देखिए आइए, अब इसमें एक चीज जिस पे आप गौर करिएगा प्लीज, कि ऑर्बिटल टाइम और रेडियस से रिलेटेड इक्वेशन है आपका, तो केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सीधा लगाइए, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो आप बोलेंगे T2 बाई T1 का स्क्वायर, दिस इज बाय यूजिंग केपलर्स लॉ। तो इसको T2 बाई T1 का स्क्वायर लिखिए और इसको लिखिए R2 बाई R1 का क्यूब। T2 आई डोंट नो, T1 इज T1, इसको रहने दीजिए, इसका स्क्वायर। R2 इज ट्वाइस दी ऑर्बिटल रेडियस कह रहा हूं, तो 2R कर दीजिए डिवाइडेड बाई R का होल क्यूब, ये कट गया। अब आपका ये आ गया T2 बाई T1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, और इधर है स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, √2, तो ये कितना आ गया 2√2। सो T2 इज 2√2 टाइम्स T1। ये है आपका फाइनल आंसर। एक बार चेक करें, इस तरह के क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रेविटेशन आपसे पूछी जा सकती है। यू काइंडली मेक श्योर कि चीजें आपकी नोन हैं, आप बस उसका इस्तेमाल इस तरह से करेंगे। केपलर्स कांस्टेंट की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ने वाली। फिर भी मैंने आपको ये बता दिया कि केपलर्स कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा कैसे, प्रोवाइडेड द मास ऑफ द सन इज नोन टू यू और गिवन टू यू, राइट। आइए, इतनी सारी चीजें जो इसकी डिटेलिंग हमने करी, ये हमने सिर्फ इसलिए करी है, ज्यादातर चीजें मैंने इसलिए डिस्कस करी आपसे कि आपको एटलीस्ट इन बातों का पता चलना चाहिए कि क्या किस तरह से कैसे चेंज हो जाता है। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं सो दैट आपको और थोड़ा समझ आ जाए। आइए, नेक्स्ट विल बी टेकिंग अनदर क्वेश्चन ऑन वेरिएशन ऑफ जी। एक वेरिएशन ऑफ जी से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं टाइम पीरियड of oscillation of a pendulum, time period of oscillation of a pendulum is t on the earth surface।
how much would be its oscillation time if it is taken to a height h is equal to radius of the earth। मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन हो आपके पास, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज t ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और कितना उसका ऑसिलेशन पीरियड हो जाएगा जब उसको आप h हाइट ऊपर ले जाएंगे। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता है, तो देखिए सीधा सीधा आप कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करिएगा कि टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो आप बोलेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ये है ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ, ओके। अच्छा, जब आप हाइट पे जाएंगे तो स्मॉल g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सब चीजें मतलब l सेम रहेगी, 2 पाई सेम रहेगा, t चेंज हो जाएगा, राइट। तो जब आप किसी हाइट पर जाते हैं तब आप कौन सा फॉर्मूला लेते हैं? व्हेन वी रीच टू हाइट h, तो फॉर्मूला क्या लेते हैं? g डैश इज इक्वल टू g इंटू r बाई r प्लस h होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लेते हैं। इसमें g तो g है आपका, r है, और h कितना लिख रहे हैं आप? r लिख रहे हैं ना, तो क्योंकि r हाइट ऊपर ले जा रहे हैं तो ये हो गया 2r इसका स्क्वायर। तो देखिए बच्चे ये कितना आ गया? g बाई 4। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर ऑसिलेशन टाइम एट h इज इक्वल टू r, वो कैसे लिखेगा? t इज इक्वल टू, दैट इज t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी डैश, ऐसे लिखिए, राइट। अब इसको कैसे लिखिएगा? t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी डैश, आपने निकाला कितना है? g बाई 4, सो दिस इज g बाई 4। तो अब अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, देखिए तो ये आ गया 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, और ये वाली चीज आपकी टाइम पीरियड थी t, तो दिस बिकम्स 2t, यानी कि जो उसकी ऑसिलेशन टाइम होगी वो डबल्ड हो जाएगी। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ऑसिलेशन टाइम गेट्स डबल्ड। ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए, किस तरह से कैसे क्वेश्चंस को यूसेज में लाना चाहिए, राइट। इसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ ग्रेविटेशन को। हम देखना चाहते हैं कि अब जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितनी भी माइनर जानकारी थी, जो भी चीजें आपने अब तक देखी थी, मैंने उस तरह की सब चीजें आपको बता दी है, और मैंने कोशिश की है कि आपको हायर क्लासेस में भी इसका एक्सपोजर मिले, इसलिए मैंने थोड़ा आपकी सिलेबस से हायर भी चीज करा दी ताकि आप उसको कभी फ्यूचर में अकोमोडेट कर सके इजीली। ओके, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप ट्राई करें, कोई भी प्रॉब्लम यू लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच।